बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग खत्म। प्रधानमंत्री ने अररिया और भागलपुर में जनसभा को किया संबोधित। घाटशिला में घुसपैठ पर बाबूलाल ने घेरा। हेमंत सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूरे होने पर भाजपा जारी करेगी आरोप पत्र। विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति। धान बोनस में कटौती पर विपक्ष हमलावर। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में न्याय की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को सौंपा ज्ञापन। सीआईडी की कार्रवाई पर उठाए सवाल। और केंद्र सरकार की पहल से आसान हो रही है पेंशन भोगियों की मुश्किलें। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र 4.0 के तहत गुमला में विशेष शिविर। निदेशक ने किया संवाद। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान संपन्न होने के साथ ही 1314 प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो गई। जय पराजय का पता 14 नवंबर को मतगणना के साथ होगा। राज्य में आज लोकतंत्र के महापर्व को लेकर दिन भर धूम रही। खास और आम सबों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। कई बड़े नेताओं ने मतदान में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना जिले के बख्तियारपुर में, जबकि उप मुख्यमंत्री और तारापुर सीट से भाजपा उम्मीदवार सम्राट चौधरी ने मुंगेर में वोट डाला। लालू परिवार ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। बिहार के दूसरे और आखिरी चरण का मतदान 11 नवंबर को होना है, जिसके लिए धुआंधार प्रचार जारी है। एनडीए और महागठबंधन के नेता और अन्य दल अपने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार में जुटे हैं। भाजपा के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अररिया और भागलपुर में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए राजद और कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। श्री मोदी ने सुशासन के लिए एनडीए प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। 10-10 हजार रुपये नए नए रोजगार शुरू करने के लिए बहनों के खाते में जमा कर रहे हैं। अभी तक 1,40,00,000 बहनों के खाते में ये पैसा पहुंच चुका है। आप कल्पना कीजिए, अगर बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार और देश का सबसे भ्रष्ट परिवार जो जमानत पर बाहर है, ये दोनों अगर सत्ता में होते तो ये पैसे बहनों के खाते में नहीं, एक कांग्रेस आरजेडी के नेताओं की तिजोरी में पहुंच जाते। साथियों, अभी तो सत्ता से इनका दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है, तब भी एक दूसरे को नीचा दिखाने में जुटे हुए हैं। ये नाम के साथी हैं, काम तो एक दूसरे को नीचे घसीटने का ही कर रहे हैं। आप मुझे बताइए साथियों, शहर में आरजेडी वालों के इतने पोस्टर लगे हैं, आपने उनमें कांग्रेस के नामदार की एक भी तस्वीर देखी क्या? दिखाई दिया क्या? अगर कहीं होगी भी तो दूरबीन से देखे बिना दिखेगी भी नहीं। इधर झारखंड के घाटशिला में भी उपचुनाव को लेकर प्रचार वार तेज है। एनडीए और इंडी गठबंधन के नेता प्रचार में खूब पसीना बहा रहे हैं। प्रत्याशी भी अपने स्तर पर समर्थन जुटाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं।
भाजपा के स्टार प्रचारक सह प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी क्षेत्र में लगातार कैंप कर रहे हैं। उन्होंने आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सरकार को भ्रष्टाचार समेत विभिन्न मुद्दों पर घेरा। श्री मरांडी ने कहा कि राज्य में बड़े पैमाने पर प्राकृतिक संसाधनों की लूट हो रही है। घाटशिला की जनता इस लूट से क्षेत्र को बचाना चाहती है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राज्य के अधिकारी और पदाधिकारी जनता का काम करने की बजाय वसूली में लगे हैं। बच्चों को संक्रमित ब्लड चढ़ाए जाने के मुद्दे पर भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के हैदरजोड़ी पंचायत में एक भी मुस्लिम आबादी नहीं होने के बावजूद मैया सम्मान योजना के तहत 174 मुस्लिम महिलाओं के नाम पर 2500 रुपए की राशि दी गई है। इसी से साबित होता है कि हेमंत सरकार आदिवासियों का हक बांग्लादेशी घुसपैठियों पर लुटा रही है। भ्रष्टाचार जिसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, सर चढ़ करके बोल रहा है। आप किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी लोगों से पूछिए कि भाई ब्लॉक में हो, अंचल में हो, थाना में हो, जिला में हो, कोई भी काम बिना पैसा से नहीं होता है। मानो झारखंड सरकार, जो ये सारे पदाधिकारी हैं, चाहे ब्लॉक के बीडीओ हो, सीओ हो, थानेदार हो, जिला के पदाधिकारी हो, लगता है इन लोगों को वसूली के लिए पदस्थापित कर रखे हैं। इंडी गठबंधन के नेता भी उपचुनाव को लेकर क्षेत्रों में इन दिनों काफी सक्रिय हैं। झामुमो की स्टार प्रचारक सह विधायक कल्पना सोरेन ने आज फिर घाटशिला में चुनाव की कमान संभाली। एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन समेत अन्य नेताओं ने क्षेत्र में विकास को नया आयाम देने के लिए वोटरों से झामुमो प्रत्याशी को समर्थन देने की अपील की। जगह दो अड़ी चेतान रेगे में ना अब वो आदिवासी होड़ रिया संकेत तो चेक करना। अब वो जोम न्यू को अब वो ओत हसा टंडी बुरु दाग को ओना कान गया और ओना तो चेले का अब तो संजाओ कते अब वो दिसोम अबुआ संस्कृति अबुआ कला चेले का बंचावन ओनारिया जिम्मेदारी नुकुआ चितान रेगे ताहे लेना है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग भी विभिन्न स्तरों पर तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। घाटशिला अनुमंडल सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी कर्नल सत्यार्थी की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस दौरान विभिन्न चुनावी प्रक्रियाओं की तैयारियों की समीक्षा की गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि डिस्पैच और रिसीविंग प्रक्रिया के लिए कुल 20 काउंटर बनाए जाएंगे ताकि मतदान दलों की आवाजाही और प्रक्रिया को सुव्यवस्थित एवं समयबद्ध बनाया जा सके। भारतीय जनता पार्टी राज्य की हेमंत सोरेन सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूरा होने पर सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी करेगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस संबंध में आरोप पत्र तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय आरोप पत्र समिति का गठन किया है। समिति की घोषणा करते हुए प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सह सांसद आदित्य प्रसाद साहू ने कहा कि जनता हेमंत सरकार की वादा खिलाफी, भ्रष्टाचार और ध्वस्त विधि व्यवस्था से त्रस्त है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भाजपा आरोप पत्र के माध्यम से हेमंत सरकार की नाकामियों को उजागर करेगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मरांडी ने कहा कि हेमंत सरकार एक बार फिर किसान विरोधी फैसला लेने की तैयारी में है। धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दिए जाने वाले बोनस में कटौती की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले हेमंत सरकार ने 3,100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने का वादा किया था, लेकिन वास्तव में 2,400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से ही खरीदी हुई। अब उसमें भी 19 रुपए प्रति क्विंटल की नई कटौती का प्रस्ताव लाया गया है, जो किसानों के साथ विश्वासघात है। इधर धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने भी राज्य की इंडी गठबंधन सरकार पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तीखा प्रहार किया है।
उन्होंने आरोप लगाया है कि हेमंत सरकार नेताओं से लेकर अधिकारियों तक को वसूली का टारगेट देती है। सांसद ने आशंका जताई कि डीजीपी अनुराग गुप्ता टारगेट के अनुसार पैसा नहीं पहुंचा पा रहे होंगे। इसी वजह से सरकार के दबाव में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा होगा। श्री महतो ने कांग्रेस विधायक अनूप सिंह पर भी निशाना साधा। करता है, गलत आरोप लगा के लोगों को जो आवाज उठाता है उसके खिलाफ साजिश करके फंसाया जाता है, केस करवाया जाता है, पुलिस का दुरुपयोग करता है। अगर सरकार का अगर सरकार जो मतलब सरकार का गलत उपयोग पावर ने कर तो क्या चीज़ है? कुछ नहीं है, 0/0 है। वो पावर का गलत उपयोग करके कितने लोगों को फंसाया है, डराया धमकाया जाता है, केस किया जाता है। यहाँ तक कि एसपी को धमकी दिया जाता है कि अगर तुम हमारे मतलब मन मुताबिक काम नहीं करोगे तो हम हटा देंगे। कितना यहाँ मामला आया है। राज्य में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर विवाद एक बार फिर तेज हो गया है। जेएसएससी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए अभ्यर्थियों ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले से जुड़े प्रमुख लोगों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में जहां अदालत ने 3 नवंबर को सुनवाई पूरी कर अपना फैसला रिजर्व रखा है, वहीं अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि इस बीच सीआईडी द्वारा केस से जुड़े लोगों को बार-बार परेशान किया जा रहा है। आज हम लोग राज्यपाल महामहिम से मिलने का मुख्य कारण था ना सर, कि सीआईडी के द्वारा बार बार नोटिस देकर हम लोग को परेशान किया जा रहा है। जैसे हम लोग सीजीएल के मुद्दे में हम लोग एविडेंस दिए, हम लोग को सर दिए, हम लोग दिए और बार बार नोटिस देकर परेशान किया जा रहा है। छात्रों ने ज्ञापन में कहा है कि केस की पैरवी कर रहे कुणाल प्रताप सिंह और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के कर्ता प्रकाश पोद्दार को सीआईडी द्वारा पूछताछ के नाम पर परेशान किया जा रहा है। उन्होंने आशंका जताई कि सीआईडी उन्हें गिरफ्तार करने की साजिश कर रहा है। अभी जो भी हम लोगों का एलिगेशन था जेएसएससी सीजीएल में जो हम सभी ने लगाए थे, लगभग सब चीज़ जस्टिफाई हो गया है। सीआईडी और जांच एजेंसी ने सही माना है, लेकिन जांच एजेंसी के द्वारा और जांच एजेंसी के अधिकारियों के द्वारा हमारे जो इस लड़ाई के लीड करने वाले जो शिक्षक हैं, उनको बार बार नोटिस भेजा जा रहा था। इस विषय में हम लोग महामहिम से सारी बातों को अवगत कराए। छात्रों ने राज्यपाल से अनुरोध किया है कि वे इस पूरे मामले में दखल दें और न्यायिक प्रक्रिया पर किसी तरह का दबाव न बनने दें। बहरहाल सीजीएल अभ्यर्थी निष्पक्ष जांच और न्याय की उम्मीद में है। रांची से डीडी न्यूज के लिए सूरज की रिपोर्ट। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर झारखंड समेत देश भर में कल विविध कार्यक्रमों का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित होने वाले 1 वर्ष के स्मरणोत्सव का उद्घाटन करेंगे। संस्कृति मंत्रालय राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में चरणबद्ध तरीके से कई कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। इधर राज्य में भी इस अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन होना है, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। धनबाद में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी जिला महानगर कल दोपहर 3 बजे एक भव्य कार्यक्रम आयोजित करेगी। पूर्व सांसद पीएन सिंह ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन से होगी। पूरे देश में वंदे मातरम गीत का 150वां वर्षगांठ मनाने के निर्णय लिया है। उसी क्रम में कल धनबाद में भी मनाया जाएगा। जहां एक और देश में डिजिटलीकरण की लहर चल रही है, वहीं केंद्र सरकार की एक पहल पेंशन भोगियों की मुश्किलों को आसान बना रही है। बात हो रही है डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 4.0 की। 1 नवंबर से 30 नवंबर तक चलने वाले इस राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत आज गुमला जिला मुख्यालय स्थित भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक विशेष डीएलसी शिविर का आयोजन किया गया।
केंद्र सरकार की डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट योजना गुमला जैसे जिले के पेंशन भोगियों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस डिजिटल कैंप में आए लाभार्थियों ने दिल खोलकर अपनी खुशी जाहिर की। बैंक ऑफ इंडिया का ग्राहक हूं और अभी लाइफ सर्टिफिकेट के लिए जो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का जो केंद्र सरकार ने किया है, हम लोग को सुविधा दिया है, इससे हम लोग को बहुत फायदा है। हर जगह हम लोग को पहले भीड़ लगाना पड़ता है, लेकिन अभी जो जानकार आदमी अपना मोबाइल से भी भर सकते हैं और प्रज्ञा केंद्र में भी जाके भर सकते हैं और ऐसा योजना चलते रहता है। ये बहुत ही सक्सेस और अच्छा है। इस कैंप में भाग लेने वाले पेंशन भोगियों ने बताया कि यह योजना उन सुदूरवर्ती इलाकों में रहने वाले रिटायर्ड कर्मियों के लिए कितनी लाभदायक है, जहां बैंकिंग सुविधाएं आसानी से उपलब्ध नहीं होती थीं। वहीं आज के इस महत्वपूर्ण शिविर का निरीक्षण करने आए निदेशक राकेश कुमार ने इस पहल के पीछे का उद्देश्य समझाया। तो अब है कि एंड्रॉयड फोन जिसके पास है वो अपने से कर लेगा। ये अवेयरनेस तो पहले ये बड़े शहरों में था, अब छोटे शहरों तक तो सुदूरवर्ती जहाँ पर कुछ नहीं है लेकिन हैंड टू हैंड एंड्रॉयड फोन है तो वो बड़ी सुविधाजनक स्थिति होगी। अब पेंशनर को इससे फायदा होगा और गवर्नमेंट के पास जो डाटे, कोई मृत हो गया लेकिन उसका डाटा नहीं आ पाता था, ये अपडेट हो जाएगा। इससे पहले जो भी कैंप होते थे बड़े बड़े शहरों में आयोजित किए जाते थे। इस बार ग्रास रूट लेवल तक लोगों को जागरूक करने के लिए हमारे विभाग द्वारा ईज ऑफ लाइफ एंड पेंशनर के लाइफ को सरल एवं सुगम बनाने के लिए और परेशान होने से बचने के लिए हमने ये मुहिम चलाई है। केंद्र सरकार की डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 4.0 पहल एक नई उम्मीद लेकर आई है। यह पहल उन पुराने दिनों को पीछे छोड़ रही है जब सिर्फ बड़े बड़े शहरों के रिटायर्ड कर्मी ही ऐसे अभियानों का लाभ ले पाते थे। अब गुमला जैसे जिले के मेहनती रिटायर्ड कर्मी के लिए भी यह सुविधा काफी कारगर साबित होगी। गुमला से डीडी न्यूज के लिए नरेश की रिपोर्ट। राज्य में इन दिनों पुलिस का ताबड़तोड़ अभियान जारी है। पलामू पुलिस भी एक्शन में है। जिले में पिछले 2 दिनों के अभियान में 60 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई। पुलिस अधीक्षक रश्मा रमेशन ने अभियान में शामिल सभी पुलिस पदाधिकारियों की सराहना करते हुए कहा कि यह कार्रवाई जिले में अपराध नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पलामू पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे अपने क्षेत्र में किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें ताकि अपराध नियंत्रण में जन सहभागिता को और अधिक मजबूती मिल सके। लातेहार में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला परिषद कार्यालय में प्रधान लिपिक संतोष कुमार सिंह को 65,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। प्रधान लिपिक पर आरोप है कि एक संवेदक से बिल पास करने के एवज में उन्होंने 1 लाख रुपए रिश्वत की मांग की थी। सूचना पर एसीबी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी कर आरोपी प्रधान लिपिक को घूस लेते धर दबोचा। गुमला में पुलिस ने 3 अलग अलग मामलों में सदर थाना क्षेत्र से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक हारिश बिन जमा ने बताया कि 3 युवकों को अवैध हथियार के साथ रील बनाने के मामले में गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के क्रम में ये युवक हथियार का किसी प्रकार का कागजात या लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सके। एक अन्य मामले में एक युवक को चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया। उसके पास से चोरी किए गए सोना और चांदी के आभूषण बरामद किए गए। वहीं नाबालिग लड़कियों के अपहरण के एक आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों लड़कियों को दिल्ली से बरामद किया गया और उनको आज फॉरवर्ड किया जा रहा है। दूसरी घटना जो हुई है वो कुछ दिनों पहले गुमला थाना में एक चोरी की घटना प्रतिवेदित हुई थी। उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए एक टीम बनाई गई थी। टीम का कंपोजिशन सिमिलर ही है। टीम ने छापेमारी की और विंध्याचल नगर के एक अर्धनिर्मित मकान से एक व्यक्ति को पकड़ा गया जिसके पास से ज्वेलरी की चोरी हुई थी, इसमें सोने की अंगूठी और चांदी की कई तरह के आभूषण थे, उन सबको बरामद किया गया है। इधर चाईबासा में पुलिस ने गुआ थाना क्षेत्र में एक व्यवसायी के घर में डकैती मामले का उद्भेदन करते हुए मास्टरमाइंड समेत 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जांच टीम तकनीकी अनुसंधान, मानवीय सूचना और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों तक पहुंची और उन्हें पकड़ने में कामयाब हुई।
पुलिस ने इनके पास से 20,000 रुपए नकद, वाहन, हथियार समेत अन्य चीजें बरामद की है। धनबाद बोकारो 4 लेन स्थित तेलमोचो पुल के समीप दामोदर नदी में डूबे 4 युवकों के शव अब तक बरामद कर लिए गए हैं, जबकि 2 की तलाश अब भी जारी है। गोताखोरों की मदद से इन युवकों के शव नदी से निकाले गए। बताया जा रहा है कि 10 युवकों की 2 अलग अलग टोली नदी में स्नान करने पहुंची थी। नदी की तेज धार में कई युवक बह गए। स्थानीय लोगों ने हालांकि तत्परता दिखाते हुए 3 को नदी से बाहर निकाला, जबकि कुछ लापता हो गए। पवित्र स्थान है शिव मंदिर के बगल में, वहाँ पर स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद दूरी पर देखते हैं पुल के आसपास में भंवर जैसा बना है स्थिति, जहाँ पानी गोल गोल घूमता है, तो उसी बहाव में वे चले गए, जिस कारण डूब गए। सिमडेगा के तीर्थ स्थल श्री राम रेखा धाम में आयोजित 3 दिवसीय राजकीय राम रेखा महोत्सव का आज समापन हो गया। मान्यता है कि वनवास काल में भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी का यहां आगमन हुआ था। इस 3 दिवसीय महोत्सव में लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और उन्होंने गुफा मंदिर में स्थित विग्रहों के दर्शन पूजन किए। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ, जिसमें कलाकारों ने हिंदी और नागपुरी भजनों और गीतों की प्रस्तुति से श्रोताओं का भरपूर मनोरंजन किया। एक छोटी बच्ची के नागपुरी गीत को काफी पसंद किया गया। उपायुक्त कंचन सिंह और पुलिस अधीक्षक एम अर्शी ने राजकीय राम रेखा महोत्सव के सफल आयोजन पर सबों का आभार जताया है। देश भर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। हजारीबाग में करीब 450 वर्षों से चले आ रहे ऐतिहासिक केतारी मेला का आयोजन किया गया। मेले में आसपास के क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। हजारीबाग जिला मुख्यालय से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खपरियावा गांव के ऐतिहासिक नृसिंह स्थान में 450 सालों से कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मेले का आयोजन किया जाता रहा है। ऐसी मान्यताएं हैं कि 1632 ईस्वी में नृसिंह मंदिर में स्थापित मूर्ति काले रंग के ग्रेफाइट पत्थर की बनी है। इसे मनोकामना मंदिर भी कहा जाता है। रात से पूजा करके 2:30 बजे यात्री को खोल दिया गया है, जो तांता लगा हुआ दर्शन करने के लिए भगवान के यहाँ केतारी का रस और गेंदा का फूल और प्रसाद ला रहे हैं, और जिनका मनोकामना पूर्ण होते हैं एक कार्तिक पूर्णिमा दिन आकर के यहाँ धरना उतारने आते हैं। इस मंदिर में भगवान नृसिंह, सूर्यदेव, नारद, शिव पार्वती और नवग्रह की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। गर्भगृह के बाहर श्री राम भक्त हनुमान की प्रतिमा भी स्थापित है। कार्तिक और माघ महीने में मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। से कहिए कि हजारीबाग के लिए बहुत विख्यात है। आज किसान जब खेत पक जाता है, घर में धान आ जाता है और सारे तरफ खुशियाँ बिखेरती है, उस समय ये त्योहार होता है और पूरा ग्रामीण एकदम घर से खुशी पूर्वक बाबा नरसिंह का दर्शन करते हैं और अपने मंगल कामना के साथ आने वाला वर्ष भी इन लोग का खुशमय और सुखमय हो, इसी कामना के साथ सब पूजा अर्चना करते हैं। करीब 450 वर्षों से चली आ रही परंपरा में केतारी यानी कि गन्ने को लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। मेले में स्थानीय किसान गन्नों की जमकर बिक्री करते हैं, इससे उन्हें आर्थिक संबल मिलता है। जो कहा जाए पूर्वज लोगों का कि पहले चढ़ावा चढ़ता था गन्ना का ही, और गेंदा फूल और गन्ना ये बहुत श्रेष्ठ है यहाँ का। मान्यता माना जाता है। यहाँ का मेन प्रसाद केतारी ही है बिक्री, सब मिठाई से ज्यादा मैंने केतारी का ही बिक्री होता है। कहाँ से आता है केतारी, कितना बेचते हैं? ये लोहरदगा से आता है, कोई इधर से भी बड़का गांव से भी आता है,
जिला तरफ से भी आता है। हाँ, पूरे राज्य में भगवान नृसिंह का यह एकमात्र मंदिर है जो कि दार्शनिक दृष्टिकोण के साथ साथ ऐतिहासिक महत्व भी रखता है। डीडी न्यूज के लिए हजारीबाग से गौरव प्रकाश की रिपोर्ट। और अब बात मौसम की। राज्य में ठंड में लगातार वृद्धि हो रही है। 24 घंटे के बाद न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बड़ी गिरावट हो सकती है। 12 नवंबर तक सुबह में कोहरा या धुंध की स्थिति रह सकती है। मौसम हालांकि शुष्क और आसमान साफ रहेगा। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @DD News झारखंड, फेसबुक पेज है DD News झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD News झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज़ पर भी देख और सुन सकते हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग खत्म। प्रधानमंत्री ने अररिया और भागलपुर में जनसभा को किया संबोधित। घाटशिला में घुसपैठ कर बाबूलाल ने घेरा। हेमंत सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूरे होने पर भाजपा जारी करेगी आरोप पत्र। विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति। धान बोनस में कटौती पर विपक्ष हमलावर। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में न्याय की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को सौंपा ज्ञापन। सीआईडी की कार्रवाई पर उठाए सवाल। और केंद्र सरकार की पहल से आसान हो रही है पेंशनभोगियों की मुश्किलें। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र 4.0 के तहत गुमला में विशेष शिविर। निदेशक ने किया संवाद।